हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। पिछले क्लास में हमने सीबीए के बारे में स्टडी किया था। सीबीए क्या है और उसके टाइप्स क्या क्या हैं। तो आज की क्लास में हम लर्न करेंगे उसके कारण क्या है, etiological फैक्टर ऑफ सीबीए एंड साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सीबीए। तो आज के टॉपिक में हम सीबीए के जो कारण हैं क्या क्या हैं वो स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन, एटियोलॉजिकल फैक्टर का पहला पॉइंट है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस क्या होता है? ब्लड क्लॉट। अगर ब्लड क्लॉट ब्रेन के किसी भी पार्ट में जाके इकट्ठा हो रहा है या जम जा रहा है या एक पर्टिकुलर भाग में जो है थ्रोम्बोसिस हो गया है, ब्लड क्लॉट जम गया है, तो आगे क्या करेगा? ब्लड सर्कुलेशन नहीं होने देगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन सप्लाई में। तो वो भी एक कारण क्या बन जाएगा? स्ट्रोक होने का। नेक्स्ट वन है एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म मतलब क्या होता है? मूवेबल क्लॉट। क्लॉट बॉडी में कहीं भी बन गया, मूव कर रहा है, वो हार्ट में जा सकता है, ब्रेन में जा सकता है। अगर ब्रेन में जाएगा तो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा तो ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन का आने अगले पार्ट में नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से स्ट्रोक के चांसेस बढ़ते हैं। एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म का मतलब होता है जैसे ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल्स है, तो ये पार्टिकुलर जगह पे डायलेट होगी, और डायलेट होगी वहाँ पे तो वो वीक हो जाएगी जहाँ पे डायलेट होगी। और मान लीजिए कि उसको एन्यूरिज्म है, एब्नॉर्मल डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, उसको बीपी भी है, डायबिटीज़ भी है, तो हेमरेजिक शॉक होने, हेमरेजिक स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रिस्क में होगा। नेक्स्ट नंबर है ट्रामा। ट्रामा किसी भी टाइप का हो, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए, कहीं गिर जाए, किसी चीज़ से कोई मार दे, किसी भी टाइप का इंजरी हो, वो क्या कर सकता है? ब्रेन में थ्रोम्बोसिस कर सकता है, ब्लीडिंग कर सकता है, जिसकी वजह से स्ट्रोक और सीवियर होते हैं। और ऐसा हम हॉस्पिटल में भी देखते हैं कि कोई एक्सीडेंट के केस आजकल बहुत ज़्यादा हैं। लोग बाइक से लड़ जाते हैं, बाइक से गिर जाते हैं, गाड़ी से लड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा जो है सर में चोट आता है। सर में चोट काफ़ी, बाइक से जो चलते हैं लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं, एक्सीडेंट हो गया, गिर गए, सड़क पे गिरे, सर में चोट आ गई, तो वो क्या करता है? इंटरनल ब्लीड कर देगा, थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, कंट्यूजन हो जाएगा। तो सीवियर इंजरी की वजह से सीवियर और स्ट्रोक हो जाते हैं, जो कि मरीज को 80 से 90%, 100%, 80 से 100% लोग की डेथ हो जाती है। 20% ऐसे लोग हैं जो बच जाते हैं ऐसे कंडीशन में, कम चोट लगाओ। नेक्स्ट नंबर है अथीरोस्क्लेरोसिस। अथीरोस्क्लेरोसिस मतलब क्या होता है? जो ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरी होती है बॉडी की, जैसे मेजर आर्टरी हार्ट की होगी, तो उसमें क्या होता है? बिल्डअप होते हैं प्लेक। अथीरोस्क्लेरोसिस में जो है यही होता है, प्लेक जम जाते हैं, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, इनका जो जमा हो जाता है। जैसे ये ब्लड वेसल है, ये क्या है? ब्लड वेसल है। अब यहाँ पे धीरे 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 आप खूब खा रहे हो मैगी, पिज्ज़ा और ऐसे कोलेस्ट्रॉल, स्पाइसी वाली चीज़ें अभी जम रही हैं। अब इतना नैरो ये हो गया, इधर से इतना, अब बचा कितना जगह ब्लड फ्लो होने के लिए? थोड़ा सा बचा है, तो इसमें प्रॉपर एडिक्वेट फ्लो नहीं मिलेगा ना, सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा, तो जिसकी वजह से आगे का जो फ्लो होगा वो इम्पेयर्ड हो जाएगा, अब नॉर्मल होगा, वहाँ प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन और ब्लड नहीं पहुँचेगा। ब्रेन मान लो किसी ऐसा हो गया, तो स्ट्रोक और सीबीए के चांसेस इसकी वजह से होते हैं, अथीरोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट नंबर है एट्रियोवेनस माल्फॉर्मेशन, मतलब ब्लड वेसल्स का माल्फॉर्मेशन होना, जिसकी वजह से ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर क्या है? बहुत ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो मतलब किसी को मान लो ब्रेन ट्यूमर हो गया है, ब्रेन ट्यूमर से क्या होगा? जिस पार्ट में, टेम्परल में है, फ्रंटल में है या ऑक्सीपिटल में है, तो उस एरिया को वो क्या करेगा? ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, और वहाँ का ब्लड फ्लो भी इम्पेयर्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ की सेल्स डैमेज होंगी या डेथ होगी वो, तो वो सीबीए के कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट नंबर हाइपरटेंशन, मोस्ट कॉमन कॉज आज के समय में, सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कॉज है जो लोगों को हेमरेज हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है। सुना होगा आप कि उनको जो है ब्रेन हेमरेज हो गया, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। बीपी क्यों बढ़ जाता है ज़्यादा? किसी का जो खान पान सही नहीं है, लाइफ स्टाइल सही नहीं है, वो हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं, वो डॉक्टर को नहीं दिखाए हैं, उनको पता नहीं चला, सर में दर्द हो रहा है, वो दवा जो है लोकल में लेके खा रहे हैं,
वो आगे किसी अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखा रहे हैं, इन्वेस्टिगेट नहीं करा रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है। तो सडनली कभी क्या होगा, बीपी बहुत ज़्यादा शूट अप हो जाएगी, 200 के 180 के ऊपर चला जाएगा, तो ब्रेन हेमरेज की कंडीशन आ जाती है, जिसमें मरीज कोमा में जाता है, पूरी ज़िंदगी कोमा में हो सकता है, पैरालाइज हो सकता है, एक भाग पैरालाइज हो सकता है, पूरी होल बॉडी पैरालाइसिस हो सकती है। ऐसे कंडीशन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट नंबर है रिस्क फैक्टर ऑफ सीवीए। कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से सीवीए और स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो उन चीज़ों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। पहला नंबर है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं अपने लाइफ में, और हम स्ट्रोक और सीवीए जैसी बड़ी बीमारी से या ऐसी घटना से हम बच सकते हैं। तो पहला नंबर है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं दवा के माध्यम से, कुछ खान पान के जो है परिवर्तन करके, एक्सरसाइज करके, योगा करके हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में कॉमन है और इसे भी कंट्रोल किया जा सकता है। डायबिटीज़ मेलाइटस कैसे सीवीए कॉज करेगा? डायबिटीज़ मेलाइटस की वजह से जिसको होता है वो क्या करते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस के 4 कॉम्प्लिकेशंस हैं। नेफ्रोपैथी। नेफ्रोपैथी में क्या होता है, जो नेफ्रॉन है या किडनी की ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज होती हैं। न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी। तो न्यूरोपैथी यहाँ पे होगा डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से, जो कि सीवीए के कारण बनेगा। न्यूरोपैथी में क्या होगा, ब्लड वेसल्स वीक होती हैं, उसको जो है वीक होंगी तो मान लो हाइपरटेंशन भी है तो हेमरेजिक स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पहला नेक्स्ट नंबर है सीएडी। सीएडी कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। ये क्या है, बहुत ही डेंजरस कंडीशन है जो कि लोगों में कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक जैसी समस्याएं पैदा करता है। और ये क्यों होता है, लाइफ स्टाइल सही ना होने की वजह से, अल्कोहल ज़्यादा लेने से, फास्ट फूड जंक फूड ज़्यादा खाने से, एक्सरसाइज ना करने से और हाई ओवरवेट होने से, ये सब सारी समस्याएं इससे आती हैं। तो इन सब चीज़ों को हम सही कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं लाइफ में, और ऐसे डेंजर सिचुएशन, ऐसे कंडीशंस बच सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है आर्टेरियल फिब्रिलेशन। आर्टेरियल फिब्रिलेशन मतलब क्या होता है कि जो इरेगुलर हार्ट बीट्स हैं वो आर्टेरियल फिब्रिलेशन आती है। अब किसी को ऐसा प्रॉब्लम है तो उसकी हार्ट बीट क्या इरेगुलर होगी। इरेगुलर से क्या होगा, प्रॉब्लम आगे चल के क्लॉटिंग फैक्टर पे प्रॉब्लम आती है, तो वो ट्रिगर करता है क्लॉटिंग को। तो क्लॉटिंग ज़्यादा होगी, कहीं ना कहीं वो जाके फंसेगा या सर्कुलेशन को इम्पेयर करेगा। नेक्स्ट नंबर है हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिड कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाना, लिपिड का बढ़ जाना, फैट का बढ़ जाना, यही है कोलेस्ट्रॉल, हाइपरलिपिडीमिया। तो ये क्या करेगा, आर्टरी में जैसे अभी मैंने बताया एथेरोस्क्लेरोसिस, हाइपरलिपिडीमिया सेम वही कंडीशन है, जिसमें जमा होगा, ब्लड फ्लो आगे नहीं पहुंचेगा, वो क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, सीवियर जैसी प्रॉब्लम। स्मोकिंग, स्मोकिंग और टबैको, ज़्यादातर लोग सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, ये क्या करता है, निकोटिन सब्सटेंस होता है इसमें, और ये क्या करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को ट्रिगर करता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को भी ट्रिगर करता है। तो इससे क्या होगा, ब्रेन हेमरेज होने के और या थ्रोम्बस बनने के, एम्बोलिज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये भी सीवीए होने के चांसेस बढ़ते हैं इससे। ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, मोटापा ज़्यादा होना। अब मोटापा कैसे बढ़ेगा, खूब खा रहे हैं मैगी, पिज्ज़ा और फास्ट फूड, फैटी चीज़ें खा रहे हैं, ऑयली चीज़ें खा रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या, ऑफ कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, खाते पीते सोते हैं, कोई एक पैसे का फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। तो आगे चल के क्या होगा, सीएडी जैसी प्रॉब्लम, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम, स्ट्रोक जैसा प्रॉब्लम होने के कारण बनते हैं। और ये मॉडिफाइबल भी हैं, इन्हें हम अपनी लाइफ में सुधार सकते हैं। अल्कोहलिज्म, ज़्यादा शराब पीने से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। पहला नंबर बीपी बढ़ता है, बीपी बढ़ेगा तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। दूसरा नंबर अल्कोहल लेने से, अल्कोहल जो कंजप्शन करते हैं एक्सेस अमाउंट में, बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होने के बाद पूरी होल बॉडी इंजर्ड होती है, हेड इंजरी हो जाती है। हेड इंजरी में क्या होगा, सब अगर बॉडी का एक भी पार्ट टूट गया तो आदमी बच जाएगा। अगर सर में चोट आ गई, इंटरनल ब्लीड हो गया तो आदमी की लाइफ ख़त्म। वो पैरालिसिस हो सकता है, कोमा में जा सकता है, और कोई एक पार्ट पैरालिसिस हो सकती है, होल बॉडी हो सकती है, तो ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो अल्कोहल मोस्ट कॉमन या बहुत डेंजरस है, जो स्ट्रोक का कारण भी बनता है। स्ट्रेस की वजह से भी स्ट्रोक होते हैं, सीवियर होते हैं। वो क्यों, कैसे, इस ज़्यादा स्ट्रेस में रहने से बीपी बढ़ती है, बीपी बढ़ने से क्या होगा, हेमरेजिक स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं।
नेक्स्ट नंबर है प्रीवियस ट्रांसिएंट इस्केमिक स्ट्रोक। अगर किसी को ट्रांसिएंट इस्केमिक स्ट्रोक हो चुका है, मिनी स्ट्रोक पहले प्रीवियस टाइम पे हुआ है, तो लाइफ में फ्यूचर में होने के रिस्क होते हैं। नेक्स्ट नंबर है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल मतलब खाना पीना मस्त रहना, कोई एक फिजिकल एक्टिविटी ना करना, योगा ना करना, एक्सरसाइज ना करना, और खूब ज़्यादा मतलब खाना पीना और वेट को गेन करना। नेक्स्ट नंबर फैटी फूड, जंक फूड, स्पाइसी फूड, ऑयली फूड, ये सब बहुत बड़े कारण हैं सीवी होने के। सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या है? आरबीसी का सेफ सेंस में क्या होता है, चेंज हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाती है, और वो क्या करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम को इम्पेयर्ड करेगा। अब सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा इम्पेयर्ड हो रहा है या इंटरप्ट हो रहा है, तो वो आगे फर्दर पार्ट में सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है ब्लड और ऑक्सीजन का, तो इसकी वजह से ब्रेन सेल्स डैमेज होती हैं, सीवी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। कौन कौन ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते? एज, जेंडर, रेस, फैमिली हिस्ट्री, ये सब क्या है, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। इसमें सबसे मेन है फैमिली हिस्ट्री और एज। एज ज़्यादा होने पे लोगों की बीपी बढ़ती है, ब्लड वेसल्स वीक हो जाती हैं, डायबिटीज़ हो जाता है, ओवरवेट हो जाते हैं, जिनकी वजह से स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। फैमिली हिस्ट्री, किसी को पहले किसी मम्मी को, पापा को, दादा दादी को किसी को ऐसी ब्रेन ट्यूमर की या सीजर की या न्यूरोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर होने की रही होगी हिस्ट्री, तो आने वाले जनरेशन में हो सकता है। रेस, एथनिसिटी, कुछ फॉरेन के लोग होते हैं उनमें ये ज़्यादा होता है स्ट्रोक, और ये उनके चांसेस होते हैं। तो हमने आज पढ़ा है एटियोलॉजिकल फैक्टर्स, सीवे के एटियोलॉजिकल फैक्टर्स, कौन कौन से सेल कारण हैं जिनकी वजह से स्ट्रोक और सीवीए होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे हम सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए हमेशा लाइफ में। कभी भी आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको हैंडल कर सको या उसकी हेल्प कर सको। तो पहला नंबर क्लिनिकल फीचर्स में रिकॉग्नाइज द साइन ऑफ स्ट्रोक एंड एक्ट फास्ट। आपको ये चीज़ें एक निमोनिक बता रहे हैं, जिसमें अगर आपको ये पता है तो आप उसकी हेल्प कर सकते हो, हॉस्पिटल पहुंचा सकते हो, उसकी जान बच सकती है। तो पहला बी फास्ट, ये एक निमोनिक है जिसे हमें याद रखना है। बी मतलब बैलेंस। अगर किसी आदमी का अचानक सडनली बैलेंस बिगड़ रहा है, वो सही से खड़ा नहीं हो पा रहा है, या गिर रहा है, या अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो आपको ये चीज़ें देखनी है कि उसको या चक्कर आ रहा है, हेडेक हो रहा है सीवियर, तो आपको पता करना है, ये चीज़ें देखनी है कि शायद न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम होगा। आई, उसको अचानक ब्लड दिख रहा है, दिखने में प्रॉब्लम हो रही है। फेस, एफ मतलब फेस, फेस में वीकनेस आ रही है, बेल्स पाल्सी टाइप का पैरालिसिस हो रहा है, फेस टेढ़ा हो रहा है इधर को, तो क्या है, किसी भी साइड में अगर वीकनेस हो रहा है तो आप पता कर समझ सकते हैं, तुरंत समझ जाइए, ये उसके साइन है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के या स्ट्रोक सीवियर होने के साइन है, लक्षण है, तो आप तुरंत उसको। नेक्स्ट नंबर है आर्म, हाथ और पैर उठाने को बोलेंगे या उसको कंट्रोल करने को बोलेंगे, कुछ होल्ड करने को बोलेंगे। अगर वो नहीं कर पा रहा तो ये उसका लक्षण है स्ट्रोक और सीवियर का। नेक्स्ट नंबर स्पीच। स्पीच में क्या, हम उससे कुछ पूछेंगे, नाम पूछेंगे, एड्रेस पूछेंगे, कहाँ हो ये पूछेंगे, वो नहीं बता पा रहा है, नहीं बोल पा रहा है, तो ये भी एक क्या है, साइन है स्ट्रोक का। नेक्स्ट नंबर टाइम। अब क्या है, अब ये इतनी चीज़ें जो हैं BEFAS, इतनी चीज़ें मैंने चेक कर ली, तो इनसे कंफर्म हो गया कि हाँ इसको कुछ हेमरेज हो गया है, स्ट्रोक हो गया है, सीवियर हो गया है, कुछ दिमाग से रिलेटेड हो गया है, बड़ी प्रॉब्लम। तो हमें अब क्या करना है, सही टाइम को पहचानना है और तुरंत हेल्प करना उसका। हेल्प करने के लिए 102, 108 जो भी इमरजेंसी एम्बुलेंस हैं, सेवाएं हमारी उपलब्ध हैं आप हमारे नज़दीक में, उसे तुरंत कांटेक्ट करना है और उसे हॉस्पिटल पहुंचाना है। तो ये चीज़ें साइन एंड सिम्टम्स में याद रखनी है। उसके बाद हम कुछ जनरल और भी जो लक्षण हैं, जैसे वन साइड का पैरालिसिस होगा, हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, ब्लड विजन, हेडेक, कॉग्निशन इम्पेयरमेंट, ऐसे सिम्टम्स अभी कई सारे हैं, उन्हें हम कंटिन्यू करते हैं। तो इतना हमने स्टडी किया है भैया, और कंटिन्यू करते हैं। नौ अभी कुछ पॉइंट्स आगे हैं जो साइन सिम्टम्स के, जैसे कि फर्स्ट हमने अभी पढ़ा था, अभी हमने स्टडी किया है
कुछ साइन सिम्टम्स जैसे जनरल थे, बी फास्ट। उसके बाद कुछ और भी जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होंगे, सिम्टम्स होंगे, वो आगे हम देखते हैं। तो क्या क्या और हो सकते हैं। तो पहला नंबर हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया क्या है? वन साइड बॉडी पार्ट, होल वन बॉडी पार्ट, पूरे शरीर का आधा भाग या लेफ्ट या राइट का। हेमीप्लेजिया में ऐसा होता है कि पूरा आधा भाग क्या होगा? पैरालाइज्ड होगा। अगर प्रॉब्लम ब्लॉकेज ऐसा कुछ प्रॉब्लम लेफ्ट साइड में है तो अगर ब्लॉकेज या मतलब प्रॉब्लम जो है लेफ्ट साइड में है तो सिम्टम्स राइट साइड में होंगे। अगर प्रॉब्लम राइट साइड है तो लेफ्ट साइड लक्षण दिखेंगे उसके, ठीक है। पैराप्लेजिया। पैराप्लेजिया में क्या होगा? कोई एक पार्टिकुलर लिम्स, हाथ हो गया, पैर हो गया, उसमें वीकनेस आ जाएगी। क्वाड्रिप्लेजिया। क्वाड्रिप्लेजिया मतलब क्या होगा? हाफ बॉडी विल बी पैरालाइज्ड, मतलब वो अपर बॉडी हो, कमर से नीचे की हो लिम्स दोनों, या अपर हो, वो क्वाड्रिप्लेजिया में आता है कि हाफ बॉडी विल बी पैरालाइज्ड। नेक्स्ट नंबर निस्टैग्मस। निस्टैग्मस मतलब क्या होगा? इनवॉलंटरी आई मूवमेंट, ऐसे ऐसे आँख मतलब करेगा, कुछ इनवॉलंटरी होगा, उसका कोई मतलब इच्छिक नहीं होगा, वॉलंटरी नहीं होगा। इनवॉलंटरी आई मूवमेंट, एबनॉर्मल आई मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड निस्टैग्मस। नेक्स्ट वन अटेक्सिया। अटेक्सिया मीन्स क्या होता है? एबनॉर्मल कोऑर्डिनेशन, बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है, बैलेंस है, वो अच्छा नहीं होगा, मतलब इम्पेयर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर हेडेक। सीवियर हेडेक होगा बंदे को, बहुत ज़्यादा हेडेक होगा, एकदम सीवियर हेडेक होगा इस कंडीशन में। नेक्स्ट नंबर डिजीनेस। डिजीनेस मतलब चक्कर आना, फील होना। ब्लड विजन। अब विजन से रिलेटेड कई सारी चीज़ों को, डबल विजन हो सकता है, विजन लॉस हो सकता है, या विजन टेम्परेरी लॉस हो सकता है, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है विजन से रिलेटेड। और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, उसका जो कॉग्निटिव है, मतलब सोचने, समझने, कैलकुलेशन की, इन सब की क्षमता जो है एकदम या तो कम हो जाएगी या तो लॉस हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगा। कोमा में भी जा सकता है। लास्ट पॉइंट लिखते हैं, कोमा। ऐसे हमने केसेस बहुत सारे देखे जो मरीज कोमा में भी चला गया है, और अभी 6 महीने के लिए चला जाए, साल भर, 10 साल, 20 साल के लिए कोमा में चला जाए, कोई पता नहीं होता, तो कोमा में भी जा सकता है। नेक्स्ट नंबर है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। इसमें उसका जो सोचने समझने की क्षमता है, कैलकुलेशन की, डिस्कस करने की, किसी चीज़ को सॉल्व करने की, वो क्षमता नहीं रहेगी। नेक्स्ट नंबर बिहेवियर चेंजेस। बिहेवियर उसका चेंज हो जाएगा, वो अग्रेसिव बिहेवियर का हो जाएगा, वो आपकी बातों को मानेगा नहीं, ऐसे लक्षण आप उसको देखने में। डिफ़िकल्टी इन स्पीच, वो बोल नहीं पाएगा, बोलेगा तो स्लर्ड स्पीच आएगा, आप समझ नहीं पाओगे। जैसे कि उस बोलना चाह रहा है, कहना चाह रहा है, लेकिन वो क्लियर वॉइस नहीं निकलेगी उसकी। रिड्यूस सेंसरी रिस्पॉन्स, आप उसको कुछ भी पिंच करोगे, हाथ में चीटी काटोगे या पिन घुसाओगे, उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। सेंसरी रिड्यूस है तो कुछ सेंसेशन होगा जब आप कुछ पिन पॉइंट से करोगे, और सेंसरी लॉस हो गया तो कुछ भी उसको सेंसेशन नहीं होगा, आप चाहे कुछ उसमें चुभाओ या पिंच करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट नंबर ओवर एक्टिव रिफ्लेक्सेस। जो उसके रिफ्लेक्सेस होंगे वो ओवर एक्टिव हो जाएंगे या रिफ्लेक्सेस लॉस हो जाएंगे, दोनों प्रॉब्लम हो सकती है। पुअर जीसीएस, उसका जो जीसीएस होगा ना वो एकदम पुअर होगा। जीसीएस हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में चेक करते हैं, और जीसीएस कैसे चेक करते हैं हम अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट नंबर नोजियोमेटिक। नोजियोमेटिक मोस्ट कॉमन है, अगर हेड इंजरी हुआ है या सर में कोई प्रॉब्लम हुई है, स्ट्रोक है, तो उन कंडीशन में नोजियोमेटिक होता है। फेशियल ड्रूपिंग, फेशियल वीकनेस हो जाएगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड में वीकनेस होगा फेस में। नेक्स्ट वन इनकॉन्टिनेंस। इनकॉन्टिनेंस मतलब कंट्रोल नहीं होगा, वो यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो जाए, फीकल इनकॉन्टिनेंस, उसको लेटरिन हो जाए, पॉटी, लेटरिन पॉटी या यूरिन कुछ भी हो जाए, उसको पता नहीं चलेगा, पेशाब अपने आप कर देगा, लेटरिन अपने आप पास हो जाएगा, उसका मोशन पास हो जाएगा, ऐसी इनकॉन्टिनेंस हो जाती है, मतलब उस पर कंट्रोल नहीं रहेगा इन सब चीज़ों पे। टिंगलिंग और नमनेस। टिंगलिंग मतलब उसके झुंझुनाहट या ऐसा कुछ सिम्टम्स रहेगा, टिंगलिंग सेंसेशन उसको होगा उसके पैरों में। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक उसका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन उसका जो है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है वर्टिगो, चक्कर आएगा। डिस्फेजिया, वो कोई चीज़ खा पी भी नहीं पाएगा, आप उसको खिलाओगे पिलाओगे तो वो सही से सॉल्व नहीं कर पाएगा, ये प्रॉब्लम होती है स्ट्रोक वाले मरीजों में। सीजर, झटके आते हैं, कई नामों से जानते हैं, सीजर जानते हैं, कन्वर्जन, फिट्स,
ऐसे नामों से जानते हैं, जैसे मिर्गी बोलते हैं देहात मतलब गाँव के लोगों में, तो सीजर आता है। ऐसे कंडीशन में सीजर कॉमन है। सर में चोट लगने की वजह से, ब्रेन ट्यूमर होने की वजह से, और ब्लॉकेज होने की वजह से, ब्लीड हो गया है, ब्रेन हेमरेज, इन सब कंडीशनों में सीजर आने के चांसेस होते हैं। कोमा में मरीज को में अगर सीवियर इंजरी हो गई है, सीवियर ब्लीडिंग हो गई है और स्ट्रोक हो गया है, मरीज को सीवियर हो गया है, तो वो कोमा में भी जा सकता है। बहुत ज़्यादा चांस होते हैं मरीज मतलब ठीक नहीं होता है अगर हेड इंजरी और सीवियर हो गया है। तो कभी वैसे 10-15%, 20% चांसेस होते हैं रिकवर होने के, नहीं तो टिल उसका डेथ या लाइफ ही ख़राब हो जाती है पूरी, ऐसे इन कंडीशनों में। तो आज हमने पढ़ा है एटियोलॉजिकल फैक्टर, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से सीवियर होते हैं, और कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं या साइन सिम्टम्स हैं जो हम सीवियर वाले मरीजों में देखते हैं, और क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए सीवियर वाले मरीज के लिए। बी फास्ट हमने निमोनिक पढ़ा है। अब नेक्स्ट नंबर हम डायग्नोस्टिक टेस्ट, कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं या इन्वेस्टिगेशंस हैं जो हम रूल आउट करने के लिए, स्ट्रोक और सीवियर को चेक करने के लिए, पता करने के लिए, उसकी सीवियरिटी या वो किस कारण से हुआ वो पता करने के लिए हम कुछ टेस्ट इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। जैसे पहला नंबर हम हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री में ये पूछेंगे, फैमिली हिस्ट्री ले सकते हैं, ब्लीडिंग हुआ है ब्रेन में, या ट्यूमर है, या ब्लड क्लॉट हो गया है, कारण क्या है, चोट लगा है, जितने हमने एटियोलॉजिकल फैक्टर पढ़े हैं उन सबको हम उससे पूछेंगे। कहीं चोट तो नहीं लगा है, ट्यूमर तो नहीं है, या अल्कोहल तो नहीं लेते हो, बीपी तो नहीं बढ़ा था, शुगर तो नहीं है, कोई ऐसी दवा तो नहीं खा रहे हो जो ब्लड को पतला करती हो, और पहले से किसी को तुम्हें ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं रही है, ठीक है, और ओबेसिटी तो नहीं है, फैटी फूड तो ज़्यादा नहीं खाता है। जो भी हमने एटियोलॉजिकल फैक्टर पढ़ा है वो हिस्ट्री में आप लेंगे, ठीक। प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री भी, कभी उसका कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, कभी झटके तो नहीं आए हैं, ट्यूमर वगैरह तो नहीं रहा, ये सारी चीज़ें आपको हिस्ट्री कलेक्शन करते समय पूछना है। कभी ब्रेन की कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, ये सब सारी चीज़ें, कार्डियक कोई हिस्ट्री तो नहीं रहा है, कभी हार्ट अटैक वगैरह साइन तो नहीं हुआ है, ब्लॉकेज तो नहीं हार्ट में, ये सारी चीज़ें, तम्बाकू नहीं खाते हो, बीड़ी नहीं पीते हो, ये सब चीज़ें पूछनी है उससे। नेक्स्ट नंबर है फिजिकल एग्जामिनेशन। आप उसको सीवियर हो गया, आप वो हॉस्पिटल, आप फिजिकल एग्जामिनेशन क्या करोगे, हाथ पैर की वीकनेस देखोगे, हाथ उठवाओगे नहीं उठा पाएगा, रिफ्लेक्सेस चेक करोगे, ओवर एक्टिव मिलेंगे या लॉस मिलेंगे, और जीसीएस चेक करोगे, उसका मोटर, वर्बल, आई रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल रहा है, नॉर्मल नहीं है, तो जीसीएस भी आपको पुअर मिलेगा। चोट लगा है, मान लो आरटीए का मरीज है, तो कहाँ पे चोट लगा है, कितना लगा है, इंटरनल हुआ है या एक्सटर्नल है, कोई चीज़ फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं हुआ, मान लो थाई फ्रैक्चर हो गया। अब इसमें क्या, फैट एम्बोलिज्म की वजह से भी स्ट्रोक होता है। तो थाई फ्रैक्चर हो गया, टूट गया है उसका थाई का बोन, पैर का बोन, तो उसके जो फैट हैं वो क्या करते हैं, डेवल होके फैट एम्बोलिज्म कॉज करते हैं, और वो ब्रेन की किसी ब्लड वेसल में जाके फंस जाते हैं और ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं, जो सीवियर का कारण बनता है। तो ये सब चीज़ें आप फिजिकल एग्जामिनेशन में चेक करोगे पूरा। अब मान लो हेड इंजरी हो गया है, रोकून आई हो जाती है, ब्रिटल साइन है, यहाँ पे ब्लैक साइन दिखेगा, आंखें इधर दोनों तरफ स्वेलिंग हो जाएगी और ब्लैक स्पॉट बन जाएंगे, और रैकून आई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ब्रिटल साइन और रोकून साइन क्या होते हैं। फिर ईसीजी कराओगे। ईसीजी क्यों कराओगे, हार्ट फंक्शन को चेक करने के लिए, इसका हार्ट का स्टेटस क्या था, इसलिए आपको करना। वाइटल लेना है, बीपी चेक करना है, SpO2 चेक करना है, और पल्स चेक करना है, वाइटल पूरे लेने हैं उसके। सिटी स्कैन कराना है। सिटी स्कैन MRI क्यों कराएंगे, हम चेक करेंगे कि ब्रेन में ऐसा क्या है, कोई ट्यूमर तो नहीं है, ब्लीडिंग तो नहीं हुआ है, थ्रोम्बस तो नहीं है, ब्लॉकेज तो नहीं है, कोई नस तो नहीं दब रही है, ऐसा चीज़ हम चेक करेंगे MRI और सिटी स्कैन के थ्रू। EEG कराते हैं ब्रेन फंक्शन को चेक करने के लिए, और एंजियोग्राफी आप CTA MRA, एंजियोग्राफी ब्रेन का कराते हैं, जैसे कभी हम हार्ट का कराते हैं ब्लॉकेज चेक करने के लिए, उसी तरह से हम CTA और MRA, ये क्या है, एक टाइप का एंजियोग्राफी है, कंप्यूटर टोनोग्राफी एंजियोग्राफी, मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी। ये ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स हैं उनको पूरी रूल आउट करती हैं, चेक करती हैं इसमें कि कहीं ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं है इस कंडीशन में। नेक्स्ट नंबर ब्लड टेस्ट, कुछ हम ब्लड टेस्ट करवाएंगे मरीज का, जिसको कुछ रूल आउट करना, किडनी फंक्शन देख लेंगे, FT देखेंगे,
लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है मरीज का, और पीटीएनआर, उसके जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, और उसका देखेंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करेंगे। ये सारी चीज़ों को हम, कुछ और भी इन्वेस्टिगेशंस हैं उनको भी कराते हैं। ये मेन है जो मैं बता रहा हूँ। और सेरेब्रल एंजियोग्राफी जैसे अभी हमने बताया, एंजियोग्राफी कराएंगे हेड का, वो कराते हैं। फिर एलपी, लंबर पंचर करते हैं। कभी कभी मेनिंजाइटिस या ऐसे कुछ डिसऑर्डर हो जाते हैं, मेनिंजाइटिस में उसे करते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में वैसे हमें एलपी करना पड़ता है, तो एलपी करेंगे तो उसमें हमें सीएसएफ में काफ़ी फाइंडिंग मिलती है। मान लो मेनिंजाइटिस की वजह से वो कोमा में गया है, स्ट्रोक हो गया, सीवियर का शिकार हो गया, तो उसमें हमें, अगर वो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो ग्लूकोज कम मिलेगा, टीएलसी बढ़ी मिलेगी, प्रोटीन बढ़े मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब इसको रूल आउट करने के लिए हमें एलपी करना होता है, लंबर पंचर। डॉपलर यूएसजी, हम कैरोटिड डॉपलर का यूएसजी करेंगे। कैरोटिड जो हमारी मेजर ब्लड वेसल है, इस आर्टरी है, इसको हम क्या करते हैं, रूल आउट करते हैं अल्ट्रासाउंड के जो है चेकअप से। अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम क्या करेंगे, इसकी ब्लॉकेज या इसके नैरोइंग को, मतलब हो सकता हो ये कैरोटिड आर्टरी जो है नैरो हो गई हो, ब्लॉकेज हो गया हो उसमें, जिसकी वजह से ब्रेन तक अच्छे से सप्लाई और ऑक्सीजन ब्लड का नहीं पहुंच पा रहा है, ये भी एक कारण हो सकता है जो है सीवीए होने का। तो हम कैरोटिड डॉपलर भी इस कंडीशन में कराएंगे, ठीक। तो दीज आर द इन्वेस्टिगेशंस फॉर सीवीए टू रूल आउट द सीवीए और स्ट्रोक। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो हम सीवीए और स्ट्रोक वाली कंडीशन में कराते हैं कंफर्म करने के लिए, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्लिनिकल फीचर्स और इटियोलॉजिकल फैक्टर्स और डायग्नोस्टिक टेस्ट, इन तीनों चीज़ों के बारे में स्टडी किया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके मैनेजमेंट के बारे में, पूरी सर्जिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करेंगे, और नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। और कुछ टॉपिक अगर आपको पढ़ना है, जिसका नोट्स या क्लास चाहिए आपको, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच।